वेलकम फ्रेंड्स, लेके आया हूं आपके लिए एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर लर्निंग प्लस अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट दोनों पर हम बात करेंगे। पहले बताऊंगा आपको कि ब्लू चिप स्टॉक्स होते क्या हैं और फिर बताऊंगा आपको कि कौन से ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जो अभी गिरते हुए नजर आ रहे हैं और उनके क्या लेवल्स हैं जिन पे राइट प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं और फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्दर अगर आप और सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब तो फौरन कर लीजिएगा। 1000 सब्सक्राइबर होने पर अच्छे से सिखाऊंगा आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म्स। आइए अब समझते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स होते क्या हैं। देखिए, ब्लू चिप स्टॉक्स जो हैं दे जनरली रेफर टू दी बिग कंपनीज, फाइनेंशियली साउंड, वेल एस्टैब्लिश्ड, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, इन सब के मतलब नाम ही काफी है। जैसे वैसी कंपनीज जो एक कंट्री की इकोनॉमी में काफी अच्छे से कंट्रीब्यूट करती हैं, उनके जो शेयर्स होते हैं उनको ब्लू चिप स्टॉक्स कहा जाता है। ठीक है, और उन शेयरों में पैसा लगाने का मतलब होता है कि दैट इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट। बहुत कम खतरा होता है उन शेयरों में, क्योंकि वो इतनी बड़ी हो चुकी होती हैं कंपनियां कि उनका गिरना मतलब देश का खतरे में आना, और ऐसा आमतौर पे नहीं होता है, बहुत ही रेयर चांस होता है ऐसा। अभी देखा जाए तो 2008 में एक बार जब लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस आया था, तब कुछ कंपनियां थी ऐसी बड़ी जिनमें की काफी बड़ी गिरावट आ गई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत अच्छी रिकवरी करी और वापस आ गई, लेकिन खत्म नहीं होती हैं ऐसी कंपनियां। दैट्स व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी ब्लू चिप स्टॉक्स। ये कौन से शेयर्स होते हैं? ये शेयर्स होते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट्स के जो बहुत प्रॉफिटेबल होती हैं कंपनियां, हमेशा से होती हैं, बहुत लंबे समय से होती हैं और वेल रिकॉग्नाइज्ड कॉर्पोरेशंस होते हैं। जैसे मैंने कुछ नाम बताए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक। इनके क्या काम कर रहे हैं और किससे प्रॉफिट बना रहे हैं ये बाद की बात है, लेकिन नाम ही काफी है। जैसे कि रिलायंस की बात करें, केमिकल्स में भी है, टेलीकॉम में भी है, इलेक्ट्रिसिटी में भी है, किस बिजनेस में नहीं है वो, ठीक है, माइनिंग में भी है, बट रिलायंस है तो रिलायंस नाम ही काफी है। दैट्स हाउ इट इज। ऐसे ही एचडीएफसी बैंक की बात करें अगर बैंकिंग सेक्टर में, तो एचडीएफसी बैंक कौन नहीं जानता है और किसका कहीं ना कहीं कनेक्शन नहीं है, चाहे वो लोन की बात हो, कार लोन की हो, होम लोन की हो, चाहे अपने पर्सनल अकाउंट की या सैलरी अकाउंट या बहुत सारी चीजों के लिए कनेक्टिविटी विद एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं निकल ही आएगी। दैट्स हाउ दीज कंपनीज आर। और दूसरा इनका पॉइंट होता है कि इनकी लार्ज कैपिटलाइजेशन होती है, बहुत मोटा पैसा इनमें इन्वेस्टेड होता है, बहुत बड़ी होती है साइज में, और कई हजारों करोड़ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब इस तरह से इनकी हिस्ट्री जो होती है वो भी रिलायबल ग्रोथ होती है, तभी ये इतने बड़े बने हैं, ऐसे नहीं बने होते हैं। और ये रिलायबल ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि ये साल दर साल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये गिरना शुरू हो गए तो गिरते ही जाने हैं, ये बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। दैट्स हाउ इट इज। और इसका एक बड़ा एविडेंस ये होता है कि ये डिविडेंड पे करते हैं। डिविडेंड किसको पे करते हैं? अपने शेयर होल्डर्स को। इसका मतलब क्या है? कंपनी प्रॉफिट बना रही है और जो प्रॉफिट बना रही है वो अपने शेयर धारकों के साथ बांटती है। कुछ कंपनियां हर साल, कुछ कंपनियां हर क्वार्टर में भी, और कुछ कंपनियां 6 माह की अवधि पर भी बांटती हैं। सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट वो पैसा बांटती हैं, अपने प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर्स में बांटती हैं। ये उनकी एक बड़ी पहचान होती है, इसलिए इनको अगर लेकर रखा जाए अपने पोर्टफोलियो में तो ये आपको एक अच्छी रिटर्न भी दे सकते हैं। आमतौर पर लोग इसको रिटायरमेंट के लिए प्लान करते हैं, भरी जवानी में, जब व्हेन दे स्टार्ट द जॉब्स, वो इसमें पैसा लगाना शुरू करें और एक एक दो स्टॉक खरीदते रहें। समझिए आज आप एचडीएफसी का खरीद रहे हैं, एंड बाय द टाइम 50 साल 60 साल की उम्र में जब आप रिटायर हो रहे हैं, तब आपके पास मान लीजिए 1000 शेयर पड़े हैं, तो आपको इतना पैसा आराम से वो डिविडेंड के तौर पे दे रहे होंगे कि आप अपनी पेंशन कंसिडर कर सकते हैं उसको। सो इनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस एंड स्टेबल ग्रोथ होता है, इसलिए ये रिलायबल होती हैं। और इनकी जो कंट्रीब्यूशन और इकोनॉमी कंट्री की जो होती है उसमें बहुत अच्छे से होता है, और जनरली ये बहुत बड़े ब्रांड्स होते हैं। जैसे मैंने बताया, टाटास की बात करें आप, टाटा, रिलायंस, एचडीएफसी, अदानी ग्रुप भी इनफैक्ट अभी आजकल बन रहा है, तो एलआईसी हो गया, ये सब, और ये टॉप 50 कंट्रीब्यूटर्स में होती है। निफ्टी की जो वैल्यूएशन होती है, निफ्टी यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज ऑफ नेशनल इंडिया की जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी जो वैल्यूएशन आप अभी देख रहे हैं, हम जो 19,000 और 20,000 के बीच में घूम रहे हैं, ये वैल्यूएशन इन्हीं स्टॉक की वैल्यू से बनती है। इनके शेयरों की कीमत या इनकी इन्वेस्टमेंट की कीमत या इन कंपनीज की जो वैल्यू होती है उसको मिलाकर ही उसको हम निफ्टी की वैल्यू मानते हैं, और इनके शेयरों में आने वाली बढ़त के साथ ही बढ़ी हुई प्राइस या बढ़ी हुई निफ्टी की वैल्यूएशन कंसिडर होती है। लेकिन
क्या ये इतने सेफ हैं तो सारे पैसे सभी लोग इसी में क्यों नहीं लगा देते? देखिए इसमें कुछ चीजें हैं कैच की, वो क्या होती हैं। सबसे पहले तो भाई देखिए इसके अंदर में एक स्टेबल ग्रोथ मिलती है, तो बिल्कुल ठीक है, ये एक तरह से एफडी की तरह काम करते हैं। आपका जो एक 10% 12% का रिटर्न दे रहे हैं, देते रहेंगे। उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि एक साल इन्होंने 6% का रिटर्न दिया तो अगले साल 20% का रिटर्न दे दिया। एवरेज में अगर आप देखेंगे, अगर आप इनको 8-10 साल के लिए होल्ड करते हैं तो 10-12% का रिटर्न आराम से मिलता है। इससे ज्यादा ही मिलता है, कम नहीं मिलता अच्छी अच्छी कंपनियों में। बट लेकिन इसमें वो सुपर स्पाइक्स जो आते हैं, जैसे कि अगर आप किसी अपकमिंग ग्रोइंग कंपनी के अंदर खरीद लेते हैं शेयर्स को, तो उसमें 100%, 200%, 500% तक के रिटर्न भी आ सकते हैं। इनमें ऐसा नहीं होता है आमतौर पर, ठीक है। सो ये एक इसका ड्रॉबैक है। दूसरा इसका क्या होता है, डिस्पाइट द स्टेबिलिटी ब्लू चिप स्टॉक्स कैन एक्सपीरियंस वॉलेटिलिटी एंड फेलियर। ये होते तो बहुत स्टेबल हैं, लेकिन अगर आप छोटे पीरियड के लिए लेते हैं तो आपको कभी कभी ये चिंता दे सकते हैं। जैसे कि कोई नई पॉलिसी आ गई, नई गवर्नमेंट की पॉलिसी आने से मान लीजिए उस पर्टिकुलर बिजनेस या कॉन्ग्लोमरेट पे ऐसा असर पड़ रहा है कि वो नुकसान में है। जैसे कि अभी पीछे जब हमारा यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, तो फ्यूल पे एक्सपोर्ट करने पर एक स्पेशल सरचार्ज और ड्यूटी लगा दी गई थी कि जो भी कंट्री से बाहर फ्यूल जाएगा उस पर उनको 18% या जो भी परसेंटेज था, इनफैक्ट वो घटता बढ़ता रहा था बीच में, तो वो परसेंटेज पे एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा ओवर एंड अबव एवरी एंड अदर थिंग जो वो अभी तक दे रहे थे। इससे क्या हुआ, रिलायंस के शेयरों में उस समय एक बड़ी गिरावट आई, क्योंकि रिलायंस सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ दी ऑयल था इंडिया से। अब उसको अपने प्रॉफिट में से वो हिस्सा गवर्नमेंट को एज अ टैक्स देना पड़ा था। तो ऐसी चीजें जब होती हैं तब इनमें आ सकती है वॉलेटिलिटी, लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए होती हैं। और अगर ऐसा भी हो जिससे ये परमानेंटली ऐसी पॉलिसी चेंज हो जाए, तो ये अलाइन कर लेते हैं अपने आप को और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के तरीके ढूंढ लेते हैं। बट उस टाइम के लिए इनमें वो आती है, और जब बड़ी चीजें होती हैं कंट्री में तो उनका इंपैक्ट इन पर सीधा पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा फेलियर के केसेस, जो फाइनेंशियल क्राइसिस मैंने बताया 2007-8 में लेमन ब्रदर्स का जब इशू हुआ था, तब बहुत सारी दिक्कतें आई थी और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी गिरी थी। लेकिन ये जितना गिरी थी, आप समझिए कि जो छोटी कंपनियां थी वो तो कई सारी गायब हो गई थी। तो उससे ज्यादा खतरा तो छोटी कंपनियों में होता है। ये वो होते हैं जो सेफ होते हैं, लेकिन हाँ गिरावट आ सकती है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये है ब्लू चिप। और ये मेरे समझ से या हर इन्वेस्टर की समझ से, या इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक गोल्डन रूल कहलाता है, उसके मुताबिक हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ब्लू चिप स्टॉक्स होने ही चाहिए एक परसेंटेज में। आमतौर पे कुछ लोग 40% बोलते हैं, कुछ लोग 30% बोलते हैं। वो एक मैटर ऑफ डिस्कशन है, आप अपनी समझ से कर सकते हैं, बट जितना सेफ चाहें उतना ज्यादा रख सकते हैं। अब फर्दर इसको ब्लू चिप ही क्यों कहते हैं, क्यों नहीं रेड चिप, क्यों नहीं ऑरेंज चिप, या क्यों नहीं ग्रीन चिप कहते हैं? तो साहब देखिए, ये एक टर्म है, जब शुरू में निकले थे ओलिवर गोल्ड, जो कि डाउ जोन्स के एक एम्प्लॉय थे, 1923 में उन्होंने ये टर्म एक बार यूज करी थी। और वो क्यों यूज करी थी, क्योंकि उस समय पे सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं घूमता था तो वो कहां पे घूमता था, पोकर के अंदर में। पोकर की गेम खेली जाती थी उस समय ताश के पत्तों से, और उसके अंदर में एक चिप होती थी जो ब्लू चिप कहलाती थी। हालांकि चिप्स और भी होती थी, ब्लू होती थी, व्हाइट होती थी, रेड होती थी, लेकिन जो ब्लू चिप होती थी वो सबसे महंगी होती थी। सबसे बड़ी कीमत की जो चिप एक पोकर की गेम में होती है या कैसीनोज में होती है, वो ब्लू चिप होती है, ठीक है। तो उससे उन्होंने नाम ये वहां पर दिया अच्छे वाले शेयरों को एड्रेस करते हुए, और उसके बाद ये एक ट्रेंड बन गया और ये बार बार यूज होता जा रहा। डाउ जोन्स मतलब अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज, उसके अंदर में काम करने वाले ओलिवर जोन, इन्होंने 1923 में इसे यूज किया था और उसके तहत में ये बात करी थी, जिसके तहत में ये नाम पड़ गया। अब आइए चलते हैं उन स्टॉक्स को देखने जिनमें बाइंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से शेयर हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं, या कौन कौन से ब्लू चिप शेयर्स हैं जिनमें आप अपनी नजर बना के रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड कोटक बैंक। बैंकिंग के ये 4 शेयर हैं, इन पे नजर रखिए। इनके लेवल्स मैं अभी बताने की कोशिश करूंगा वीडियो को छोटा रखते हुए। इनको आप कहां खरीद सकते हैं ये, मगर अगर आपको वैसे इन्वेस्ट करना हो तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। अगर जब ये गिरे तब आप इनमें थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वैसे बात करूं, निफ्टी 50 की वैल्यूएशन टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन से हैं, तो वो है रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस और आईटीसी, ठीक है। हालांकि एचडीएफसी भी है इसमें, एचडीएफसी क्योंकि मैंने बैंकिंग में ले लिया है तो वो यहां नहीं ले रहा हूं। अदरवाइज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक भी टॉप कंट्रीब्यूटर्स ऑफ निफ्टी 50 वैल्यूएशन है। इनफैक्ट वो चारों शेयर जो मैंने वहां बताए हैं वो सारे के सारे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये सारे के सारे टॉप कंट्रीब्यूटर्स ऑफ दिस हैं। अब आइए सबसे पहले चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक पे। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक अभी गिरने की तैयारी में है, जो मेरी समझ और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है। इसने एक बहुत ही अच्छा सा, इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। ये कप एंड हैंडल अभी आपको दिख नहीं रहा है, तो कप और हैंडल देखिए मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूं, आपको फिर ये आसानी से कप एंड हैंडल नजर आएगा।
ये देखिए, ये आप देखिए, ये यहाँ से जो शेप बना रहा है इसे कप बोलते हैं, और इसके आगे ये हैंडल है, अगर आप देखें तो ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बन रही है, ठीक है। उस हिसाब से अगर इसका टारगेट निकाला जाए तो ये दिखा रहा है कि ये भी आने वाले समय में गिरता हुआ नजर आएगा, और ये कहाँ तक गिर सकता है उसकी अगर हम बात करें तो जो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से टारगेट इसमें बनता है वो ये 918 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है? ये 952, 952 पे। तो सबसे पहला लेवल अगर आपको इसको बाय करना है अपने पोर्टफोलियो में तो एक अच्छा लेवल बनता है 920 के 18 के आसपास। अगर ये मिल जाए तो आप इसे बाय कीजिए, या इनफैक्ट 900 से 920 के बीच में जब ये मिले तब बाय करने की कोशिश कीजिए। ये इस लेवल को तोड़ता हुआ अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इसको भी तोड़ देता है तो अगर आपको और ऐड करना हो, जल्दबाजी में आमतौर पे आम इन्वेस्टर और ज्यादा बाय करता है, तो मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा। कहां तक के लिए? तब ये जाता हुआ नजर आएगा 885 तक। तो 885 के पास जाकर इसको और बाय करने की कोशिश कीजिएगा। और जो इसका चार्ट बता रहा है टेक्निकल्स के हिसाब से, ये 885 या 84 के नीचे तो अभी फिलहाल जाने के मूड में नहीं है, और वर्स्ट के सिनेरियो में अगर गया तो 790 तक ये बहुत हद तक जाए तो जा सकता है, जो कि इम्पॉसिबल जैसा। लेकिन अगर आप बहुत ही सेफ चाहते हैं और अगर 970 पे खरीदना चाहते हैं या 790 पे खरीदना चाहते हैं तो उसके हिसाब से अपने आप को प्लान कर सकते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इन पे आप बाय करिएगा। मेरे हिसाब से 920 पे अगर आपने 100 शेयर खरीदने हैं तो आप कम से कम 20-25 शेयर 920 पे खरीद सकते हैं, और अगर ये यहाँ से रिवर्सल ले तो आप और ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इंतजार करें और फिर ये नीचे जब गिरे और 885-86 के पास मिले तो और ऐड कर सकते हैं। और अगर वहां से भी नीचे आए तो फिर आप 800 के पास इसमें और बाकी के जो शेयर 100 खरीदने हैं उसमें से जो बचे हुए शेयर हों 50-60 वो यहां पर खरीदें। बहुत अच्छी रिटर्न देगा आने वाले 2-3 साल के अंदर में। ये एक बहुत बढ़िया रिटर्न आपको देगा, और कुछ और दे ना दे डिविडेंड्स तो ये देता ही रहेगा। अगर राइट प्राइस पे ऐसे शेयरों में एंट्री हो जाए तो इन्हें कभी बेचना नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी आप जैसे समझ रखें वैसे आप कर सकते हैं। आइए अगला शेयर देखते हैं। अगला शेयर कौन सा है? अब हमने एक बैंकिंग का शेयर देख लिया, चलिए एचडीएफसी बैंक की भी बात कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक को अगर हम देखें तो देखिए एचडीएफसी बैंक के अंदर में भी एक पैटर्न बन रहा है, इसको वेज पैटर्न या ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। और ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए ये लोअर लोस का स्ट्रक्चर बनाता जा रहा है, लोअर हाइस का, ठीक है, और फ्लैट लोस का। इसने ट्रिपल बॉटम मारा है। अगर आप इसको देखें तो ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न है, ठीक है। इसको ट्रिपल बॉटम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने एक ही लेवल को 3 बार टेस्ट करा, यहां पर पहले, और फिर उसके बाद आगे और एक लेवल इसने यहां पर टेस्ट करा, ठीक है, फिर एक और बार इसने यहां टेस्ट करा। तो 3 बार टेस्ट करने के बाद अब इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। और अगर इस तरह से देखें तो ये वेज पैटर्न है। इसने पहले हायर हाई मारा, फिर उससे लोअर हाई मारा, और उसके बाद और लोअर हाई मारा। तो इसे लोअर हाइज का पैटर्न या वेज पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद ब्रेकडाउन, कुछ भी कह सकते हैं आप। और इन तीनों के हिसाब से अगर बोलूं तो ये अभी भी गिरता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर हम उस हिसाब से इसको देखें तो ये कहां तक जा सकता है? देखिए सबसे पहली बात, जाता हुआ मुझे ये 1500 तक दिख रहा है, 1500 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन क्या लेवल है जहां से ये बाय शुरू किया जा सकता है? देखिए पहले तो ये बाय की बात इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ट्रेडर्स इसको यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। बट अब नीचे की तरफ में जाएं तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो इसका बनता है वो इसका बनता है 1600 का, ठीक है। 1600 से 16808 उसको तोड़ देगा तो 1590 से 80 के बीच में थोड़ा टाइम बिताएगा। और यहां पर 1580 से 90 पहला लेवल ऑफ बाइंग बनता है अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना। हालांकि ये इससे भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है 1580-90 पे, मगर अगर आपको समझिए 100 शेयर खरीदने हैं तो यहाँ पे 10-15 शेयर आप खरीद सकते हैं। और इसके बाद ये फिर 1560, 1536 और 1500 तक जाता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को सेग्रीगेट कीजिएगा, और ये लेवल्स आए तभी बाय कीजिएगा, जल्दबाजी में मत रहिएगा। वैसे अगर आप बिल्कुल सेफली चलना चाहते हैं तो इंतजार कीजिए। मेरे हिसाब से 1530-40 तक तो ये आ ही रहा है। 30-40 पे अगर आप पहला स्टॉक, अपना पहला इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत समझदारी का काम होगा। और यहाँ पे आने के बाद इंतजार करें और 1500 के पास आए तो और बाय कर सकते हैं। और इस तरह से ये भी एक अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, बहुत बढ़िया फायदा दे सकता है। अब 2 शेयर हमने बैंकिंग की कर ली, आइए हम इसके अलावा बात करते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की, टीसीएस। टीसीएस एक टॉप टाटा की कंपनी का शेयर। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये अभी गिरावट के संकेत तो नहीं दिखा रहा है, ये एक साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है।
इसके सीधा इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊंगा, आप अपनी समझ से यूज कर सकते हैं। देखिए पहली बात, अगर ऊपर 3513 के पार चला जाए, अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है 3448 पे, अगर ये 3513 के ऊपर चला जाए क्लोजिंग बेसिस पे, यानी कि इसने एक दिन ऊपर क्लोजिंग दे दी और उसके बाद इसी को स्टॉप लॉस बनाकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, स्टॉप लॉस किसे कहते हैं, यानी कि अगर दोबारा प्राइस इसके नीचे जाए तो इससे बाहर निकल जाइएगा और इसको बेच दीजिएगा, अदरवाइज इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखिएगा और जब तक ये इसके ऊपर है तब तक देखते रहिए कहां जा रहा है और ये जहां जाता जाए उसको राइड करने की कोशिश कीजिएगा। ऊपर की तरफ में अभी फिलहाल 3818 तक भी जा सकता है, हाउएवर अभी साइडवेज है, ना ये गिरता हुआ ना ही ये बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर नीचे आ रहा है तो मान लीजिए ये ऊपर नहीं जाता और 3515-18 को नहीं पार करता, तो नीचे की तरफ में जो इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है अभी के लिए वो 3337 बनता है। और अगर इसको तोड़ दे, हालांकि 3337 को तोड़ेगा ये ऐसा भी नहीं दिखा रहा है, अभी इसमें काफी चांद है, लेकिन क्योंकि ये मैं ब्लू चिप्स की बात कर रहा हूं ताकि आप इन्वेस्ट कर सकें तो नोट करके रख लीजिए। नीचे अगर ये आता है और 3255 और उसके बाद 3170-74 के आसपास मिलता है तो ये बहुत अच्छा लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है इसमें कुछ शेयरों के लिए। हालांकि अगर ये गिरने पे आए तो अभी 2930 तक भी जा सकता है, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जाएगा। टेक्निकल्स के बहुत सारे फंडों के अनुसार ये अब ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए और कौन से शेयर की अगर आप बात करें, एक शेयर और बात कर लेते हैं हम, इन्फोसिस की बात कर लें। इन्फोसिस भी एक ऐसे ट्रेंड में है जहां से ये रिवर्सल होता नजर आ रहा है और काफी गिर चुका है, ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं। इन्फोसिस में वैसे भी आईटी के स्टॉक्स में चाल आती हुई नजर आ सकती है आने वाले समय में। देखिए इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो इन्फोसिस ऐसा पैटर्न बना रहा है, ये कुछ दिखा रहा है कि ये अपना बॉटम बना चुका है, कुछ इस तरह की कहानी ये दिखा रहा है, ठीक है। इसने ट्रैप करा, लो जो मार के आया है ये 1184 का मार के आया है, वहां से ये अपना वापस बढ़ना शुरू हो चुका है। और जैसे मैंने भी आपको लोअर हाइज का पैटर्न बताया था, लोअर हाइज का पैटर्न बताया था, ऐसे अब ये हायर लोस का पैटर्न बना रहा है। हायर लोस का पैटर्न क्या होता है, मतलब हर बार जो पिछला लो है उससे ऊपर ये क्लोजिंग कर रहा है। तो इसने पहले ये लो ये बनाया, फिर उसके बाद इसने ये लो बनाया, फिर उसके बाद और ऊपर गया तो फिर इसने यहाँ पे लो बनाया, और उसके बाद फिर बात करें तो इसने यहाँ पे लो बनाया, और अब ये अगर बात करें तो एक ट्रेंड लाइन सी बना के ऐसे चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस तरह से आप देखें तो ये अभी और ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, तो ये अभी थोड़ा थोड़ा करके बाय किया जा सकता है मेरी समझ से। और अगर हम इसको बाय करना चाहें और अभी बाय करें तो स्टॉप लॉस क्या होगा, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इसमें हम गलत फंस गए तो ये गिरता हुआ नजर आएगा, तो उससे बचने की जरूरत है। तो आपको सबसे पहले 1370-71 पे ट्रेड कर रहा है, अगर आप अभी बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस के लिए 1335 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए ये शेयर, अगर इसको ऊपर जाना है तो ये इससे नीचे नहीं जाएगा। और यहां से अगर ये रिवर्सल लेता है तो ऊपर की तरफ में 1438 और 1495-90 तक आराम से जाता हुआ नजर आ रहा है आने वाले कुछ ही समय में। और वैसे ये बहुत अच्छी स्ट्रांग इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो ये बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। इसके लिए आपको इसका मैं मंथली चार्ट दिखाना चाहूंगा। अगर आप मंथली चार्ट देखें तो आपको समझ में ये आएगा कि ये शेयर किस तरह से चल रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये अगर 2020 की बात करें तो 2020 में करीब ये 600 रुपए का शेयर चल रहा था। 2020 में 600 रुपए का शेयर जो था वो 2023 में अभी 1370-71 पे चल रहा है, यानी कि 100% इंक्रीमेंट हो चुका है यहां पर भी। जबकि ये गिर कर प्राइस है इसकी, अगर हाई की बात करें तो इसने 1950 तक का हाई मारा है, तो ये कितना स्ट्रांग है आप समझ सकते हैं। और ये आने वाले समय में और बढ़ता हुआ नजर आएगा। इतना गिरने पर ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और इतना गिरा हुआ शेयर अगर एक बढ़िया ब्लू चिप शेयर मिलता हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना समझदारी है। दूसरा ये आईटी सेक्टर का शेयर है जिसमें आने वाले समय में बहुत अच्छी इंक्रीज और इंक्रीमेंटल वैल्यूज आती हुई नजर आ सकती है। वो आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी और आप इनका फायदा उठाएंगे और बढ़िया से प्रॉफिट बनाएंगे। बने रहिए स्टॉक मार्केट में, इतनी मुश्किल नहीं है, आसानी से इसमें प्रॉफिट बनाया जा सकता है, लेकिन सीख कर। जुआ मत खेलिए, जुआ खेलेंगे तो ये सारे पैसे ले लेती है, जुआरियों को ये बिल्कुल माफ नहीं करती। और अगर सीखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। 1000 सब्सक्राइबर होने पर आई विल गिव फ्री कंप्लीट ट्रेनिंग, जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे। कहां पे स्टॉप लॉस लगाए जाते हैं, कहां पे सपोर्ट निकाली जाती है, कैसे लेवल्स निकाले जाते हैं, सब सिखाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप सीखना चाहेंगे तो जरूर सीख पाएंगे, दैट आई प्रॉमिस यू, दैट मैं अपना फुल हार्टेड एफर्ट डालूंगा, बिल्कुल भी चोरी छिपे या कोई स्मार्ट तरीके से नहीं, ओपनली बहुत जेन्युइनली सिखाऊंगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।